नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के तहत आज के एपिसोड में हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है बेन गुरियन नहर। चूँकि ये जो कैनाल है ये प्रस्तावित है इजराइल में, तो इस कैनाल के साथ हम इजराइल से भी जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं, जो स्थितियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा न्यूज़ क्या है। जिस कारण से देखें तो बेन गुरियन जो नहर है, जो कैनाल है, जो प्रोजेक्ट है, ये चर्चा में है। इसके साथ ही जो इजराइल है वो भी चर्चा में है। तो देखिए, एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसके आधार पर हम आज का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो न्यूज़ आर्टिकल है, ए प्लान टू ज्वाइन द रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी, एन अल्टरनेटिव टू द स्वेज कैनाल। तो देखिए, ये चर्चा में विषय इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो इजराइल देश है उसने ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो स्वेज कैनाल के विकल्प के तौर पे एक समुद्र स्तरीय एक कैनाल, एक मार्ग या जलमार्ग कहें, उसको वो विकसित करेगा। और इसी कारण से एक बार फिर से बेन गुरियन नहर और इजराइल दोनों चर्चा में है। बात करें तो पिछले कुछ दशक से जो रीजनल कनेक्टिविटी है और अलग अलग देशों के बीच में जो साइन हो रहे ट्रेड एग्रीमेंट है, उसने दुनिया को ओपन इंटरलिंक में तब्दील कर दिया है। जैसे इससे पहले अगर हम बात करें तो जो यूरोपीय देश हैं वो टेक्सटाइल नीड के स्तर पे देखें तो अपने स्थानीय बाज़ारों तक ही सीमित थे। जैसे अगर बात करें यूके की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वो मैनचेस्टर जो उसका शहर है वहीं से अपने कच्चे माल की आपूर्ति कर लेता था और बड़े स्तर पर देखें तो जो टेक्सटाइल है उसका एक्सपोर्ट करता था। लेकिन आज का जो ज़माना है वो बदल चुका है। अब स्थितियां ठीक उल्टी हो चुकी हैं। भारत, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे जो देश हैं वहाँ से कई गुना सस्ते दर पे देखें तो जो टेक्सटाइल है वो इंपोर्ट कर रहा है। यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं और इसी कारण से देखें तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट है वो अब वर्ल्ड वाइड ओपन हो चुका है। और इसका असर ये हो रहा है कि अब इंटरनेशनल जो शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं उस पर बड़े स्तर का दबाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो जो गुड्स है, कमोडिटी है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बड़े स्तर पे जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसी का उपयोग होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के दृष्टिकोण से देखें तो ये सस्ता पड़ता है। और इसी कारण से देखें तो जो इंटरनेशनल शिपिंग है, जो रूट्स हैं, उन पर हैवी ट्रैफिक देखने को मिल रहे हैं। ट्रैफिक ही नहीं बल्कि ऐसे जो रूट्स हैं दुनिया में उन पर कंट्रोल को लेकर अक्सर इशूज आते हैं। उनके ब्लॉक चेन होने के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, अगर हम बात करें भारत, चीन या जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो एशियन मैरीटाइम जो ग्लोबल ट्रेड है उनके लिए जो लाइफ लाइन है वो 3 जो वाटर बॉडीज हैं या कहें जो वाटर वे हैं या जो वाटर पैसेज हैं, जिसमें पहला आता है मलक्का स्टेट, दूसरा आता है हार्मूज स्टेट और तीसरा आता है स्वेज कैनाल। और ये जो कहें कि ये जितने भी वाटरवेज हैं कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनका जो ट्रांजिट लोकेशन होता है वो भी मायने रखता है। इसके अलावा ये क्रूशियल पॉइंट पे अवस्थित हैं और इसके साथ इस तरह के जो वाटरवेज होते हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया में जो जियो पॉलिटिक्स है उसको बैलेंस करने का भी काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारत के लिए, चीन के लिए या जो एशियन कंट्रीज हैं इनके लिए जो स्वेज कैनाल है वो काफ़ी मायने रखता है। क्यों रखता है? तो पूरे विश्व का जो ट्रेड है उसका लगभग 10 से 12% जो ट्रेड है वो इसी रूट से गुजरता है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो भारत को या चीन को या कई सारे जो एशियन कंट्रीज हैं उनको खाड़ी देश से बड़ी मात्रा में जो कच्चा तेल है, जो गैस है, उसकी आपूर्ति इसी रूट से होती है। लेकिन अगर मानिए कि अगर कोई महाशक्ति, कोई पावर इस रूट पे कंट्रोल कर लेता है तो इससे स्थिति क्या होगी कि भारत या चीन या ऐसे जो देश जो कहीं ना कहीं इस रूट पर आश्रित हैं तो उनके यहाँ जो एनर्जी की सप्लाई हो रही थी, ऊर्जा की आपूर्ति हो रही थी, वो कहीं ना कहीं
ठप पड़ जाएगी। और इस कारण से देखें तो ये जो रूट्स है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए या भारत के साथ अन्य देशों के लिए खास से महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे ही कई सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए जो इजराइल देश है उसने एक अनाउंसमेंट ऑफिशियल किया है कि अब वो स्वेज नहर के विकल्प के तौर पे एक नया जलमार्ग विकसित करेगा और उसको उसने नाम दिया है बेन गुरियन नहर। और इसी कारण से ये जो नहर है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये चर्चा में है। बड़े लागत का प्रोजेक्ट है। एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जो बेन गुरियन प्रोजेक्ट है इस पे लगभग 55 से लेकर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का खर्च आएगा। लेकिन अगर ये जो प्रोजेक्ट है अगर ये सफल हो गया तो इजराइल को प्रति वर्ष लगभग 6 बिलियन डॉलर प्रत्येक वर्ष आमदनी भी होगी। यही नहीं, एक सॉफ्ट पावर वेपन के तौर पे भी इसका उपयोग इजराइल कर सकता है। तो ऐसे कई सारे जो लाभ हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो इजराइल है उसने इस स्वेज कैनाल के विकल्प के तौर पे कहीं ना कहीं इस जलमार्ग की घोषणा की है कि हम इसे विकसित करेंगे। तो इसी कारण से देखें तो ये खास तौर पे चर्चा में है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अवस्थितियों की बात कर लेते हैं कि आखिर हम बात कहाँ की कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ यही होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर न्यूज़ कहीं से हम पढ़ रहे हैं तो उसका लोकेशन कहाँ है, दुनिया में वो कहाँ दिखता है। तो इसको समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो हम फिर मैप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अपना प्यारा देश ये इंडिया है और इंडिया से अगर हम देखें कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से ये इंडिया है, इधर आप देखेंगे तो इंडियन ओशियन है, ये अरब सागर है और यहीं से आगे बढ़ेंगे तो ये गल्फ ऑफ अदन है। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो ये आपका रेड सी है, रेड सी से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो स्वेज कैनाल देखने को मिलेगा और उसी से आप पहुँच जाएंगे भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर से अगर पूरा आप बढ़ेंगे तो इसी के तट पर एक देश अवस्थित है जिसको हम बोलते हैं इजराइल। और यहीं पर ये जो नहर है वो इजराइल ने घोषणा की है कि हम यहाँ पर बेन गुरियन नहर बनाएंगे, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है उसका एक विकल्प वो प्रस्तुत करेगा। अब इजराइल का ये बड़ा मैप है तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि आखिर ये जो इजराइल है इसके कौन कौन से लोकेशंस हैं, कौन से प्लेसेस हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे, चूंकि बेन गुरियन नहर ही मुख्य रूप से चर्चा में है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए अगर बेन गुरियन नहर के लोकेशन की बात करें कि आखिर ये कैसे बनेगा, इसका आकार कैसे होगा, इसकी अवस्थिति कहाँ पर होगी, तो देखिए ये आपका इजराइल है और ये इजराइल में ही देखिए ये आपका देखेंगे कि भूमध्य सागर है और ये भूमध्य सागर है आपका मेडिटेरेनियन सी है और इसी से ये जोड़ेगा किसको, आकर यहाँ पर आप देखेंगे तो अकाबा की जो खाड़ी है, जो गल्फ ऑफ अकाबा है, ये देखिए ये अकाबा की खाड़ी है और इसी को ये जोड़ेगा। यानी अकाबा की खाड़ी से लेकर आप इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आप आगे आएंगे तो ये जो है ये वाला इजराइल का जो क्षेत्र है इसको नाम देते हैं नेगेवे रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान, तो नेगेवे रेगिस्तान। ये मूल रूप से क्या है, तो जो इजराइल है उसका दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वही क्या है, वो नेगेवे मरुस्थल है या रेगिस्तान है। और इससे होते हुए आप देखेंगे गाजा पट्टी के उत्तर से होकर ये भूमध्य सागर से ये जो कैनाल है ये बनना प्रस्तावित है इजराइल के द्वारा। तो ये इसकी अवस्थिति हमने देख ली कि आखिर जो बेन गुरियन जो नहर है ये आखिर है कहाँ। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की अगर हम चर्चा करें कि ये जो परियोजना है इसका जो नाम रखा गया है बेन गुरियन नहर, ये किसके नाम पर रखा गया है, तो इजराइल के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य हैं डेविड बेन गुरियन, उन्हीं के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। और कहीं ना कहीं इजराइल का जो ऐतिहासिक महत्व को प्राथमिकता देना है वो कहीं ना कहीं यहाँ से वो दिखता है, उसकी झलक हमें मिलती है। इसके अलावा देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी पहले प्रस्तावित हुआ था, वर्ष 1963 में ये प्रस्तावित हुआ था, लेकिन किसी कारणवश ये उस समय देखें तो सफल नहीं हुआ या इस पे इजराइल ने अमल नहीं किया। लेकिन अब क्या है कि इजराइल ने इस नहर को, इस परियोजना को
प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है। और ये जो नहर है ये मूल रूप से जो भूमध्य सागर है उसको किससे जोड़ेगी, तो उसको ये रेड सी से जोड़ेगी, लाल सागर से जोड़ने का काम करेगी। परियोजना के तहत जो हम मूल बात देखते हैं कि यहाँ पर अकाबा की जो खाड़ी है इससे होते हुए जो नेगेव मरुस्थल है और फिर इससे होते हुए फिर ये भूमध्य सागर तक ये जो कैनाल है इसका निर्माण होना प्रस्तावित है। ये जो नहर होगी ये पहले ही हमने बताया कि श्वेत जो नहर है उसका विकल्प प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा देखिए एक बड़ी कह सकते हैं कि इसके बारे में कह सकते हैं कि न्यूज़ चल रही है, चाहे वो मीडिया के तहत कहें या कई सारे जो संचार तंत्र हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर गाजा पट्टी है उस पर जो लगातार इजराइल अटैक कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है वो ये बेन गुरियन नहर है, क्योंकि जो अभी तक प्रस्तावित जो नहर है वो गाजा पट्टी के उत्तर से है और अगर उत्तर से ये नहर इजराइल बनाता है तो इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 160 मील है। लेकिन अगर ये नहर गाजा पट्टी यानी कि और नीचे से बनती है तो इसकी जो लंबाई होगी वो कम हो जाएगी और इस पर लगने वाली जो लागत है कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी। और ये एक तरह से मीडिया में चर्चा का विषय है कि कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे गाजा पट्टी गाजा स्ट्रिप पर जो इजराइल है वो लगातार अटैक कर रहा है। और एक तरह से देखें तो जहां पहले यहाँ पर जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या का लगभग 90% जो जनसंख्या है वो अब यहाँ से जा चुकी है। केवल 10% जो जनसंख्या है वो इस समय गाजा पट्टी में रह रही है। तो इस कारण से देखें तो एक ये भी रूमर है, अब ये कितना सही है ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा इस नहर के बारे में हम देखते हैं कि आखिर अगर ये नहर बनती है तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो देखिए जो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होगा वो होगा वैश्विक प्रभाव। और उसमें भी देखें तो जो वैश्विक व्यापार है उस दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा बात करें तो अगर ये पूरी तरह से नहर ये जो परियोजना है ये पूरी हो जाती है तो इस परियोजना से जो यहाँ पर इजराइल है उससे प्रतिवर्ष 6 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है वो प्राप्त होंगे। तो इससे न केवल इजराइल आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि एक तरह से सॉफ्ट पावर के तौर पे वेपन के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा देखें तो जहां यहाँ पर जो पहले स्वेज जो कैनाल है इस कैनाल के होने से जो मिस्र की जो वैश्विक वर्चस्व है उस नियंत्रण पे भी जो उसका वर्चस्व है उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो जियोपॉलिटिक्स है उसको बैलेंस करने में भी जो बेन गुरियन नहर है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये इसके कुछ लाभ हैं, लेकिन इसके सामने जो चैलेंजेज हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चुनौतियां भी हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस दिन इजराइल ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया, उसी दिन से जो मिस्र है वो इसकी आलोचना कर रहा है। अलग अलग जो वैश्विक मंच है वहाँ पर मिस्र का ये तर्क देना है कि अगर ये नहर बनती है तो जो गाजा है, गाजा का जो नेचुरल डेमोग्राफी है वो स्पॉइल हो जाएगा और इस आधार पर लगातार इजराइल पर वैश्विक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है मिस्र। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये नहर बनती है तो जो स्वेज कैनाल है और इस कैनाल से जो मिस्र है वो प्रति वर्ष लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ प्राप्त करता है। इसके अलावा जो वैश्विक प्रभाव है उसके स्तर पे भी मिस्र को इसका एडवांटेज मिलता है। तो इन एडवांटेज से कहीं ना कहीं जो मिस्र है वो कह सकते हैं कि उसको नुकसान होगा और कहीं ना कहीं इसी कारण से वो लगातार एक तरह से देखें तो जो चुनौतियां हैं वो इजराइल के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो वैश्विक दबाव तो है ही, दूसरी जो चुनौती है वो है फंड की, वित्त की जो चुनौती है वो इजराइल के सामने सबसे बड़े स्तर की है। क्योंकि ये एक अनुमान है कि अगर बेन गुरियन नहर इजराइल बनाता है तो इस पर लगभग 55 से लेकर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। तो ये इजराइल के सामने है कि इतना बड़ा जो फंड है वो कैसे वो अरेंज करता है और इसके लिए क्या वो रणनीति अपनाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी कहें यहाँ पर चुनौती है वो अगर ये नहर बनती है तो बनाने के दौरान जो सुरक्षा है उसको लेकर संकट है और बनने के बाद इसको सुरक्षित रखने के लिए इजराइल कैसे कह सकते हैं कि इसके लिए प्रबंधन करता है, एक बड़ा मुद्दा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा एक और चुनौती है, जैसे इस नहर को बनाने को लेकर
यूनाइटेड स्टेट ने इजराइल के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि इस नहर को बनाने के लिए जो नगेवे रेगिस्तान है वहाँ पर लगभग 510 न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं जो इस बेन गुरियन नहर परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक है। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे इजराइल निपटेगा, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अब भारत के संदर्भ में बात करें कि ये जो बेन गुरियन नहर है इस परियोजना का क्या लाभ है, तो इसके लाभ जो है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि इधर जो यूरोपीय देश हैं, जो पश्चिम के देश हैं, या जो कई सारे अन्य खाड़ी के देश हैं, उनसे जितने भी आयात निर्यात होते हैं वो कहीं ना कहीं अब तक जो भारत है वो स्वेज कैनाल से करते रहा है। लेकिन अगर ये कैनाल विकसित होती है तो भारत को भी एक विकल्प मिलेगा और इसके द्वारा न केवल वैश्विक संतुलन होगा बल्कि चूंकि पहले से ही भारत और इजराइल के जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारत को मिलेगा। और ये जो सुगम मार्ग होगा, सहज मार्ग होगा, कम टाइम वाला मार्ग होगा और इस पर जो कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट आएगा वो भी कम होगा। तो इसके द्वारा क्या होगा कि बड़े स्तर पे जो भारत का व्यापार है वो खाड़ी के देशों से, खास तौर पे ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में देखें तो खाड़ी देशों से जो कच्चा ऑयल है, जो गैस है, वो आयात करता है भारत। यही नहीं, यूरोपीय जो देश हैं या दुनिया के अन्य जो देश हैं उनसे कई सारे जो सामान हैं, खासतौर पे देखें जो कच्ची सामग्री है जैसे कच्चा लोहा है, प्लास्टिक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे यांत्रिक उपकरण हैं, कार्बनिक रसायन है, इसके अलावा ठोस ईंधन है, इन सबको एक तरह से देखें तो इनका आयात निर्यात कहीं ना कहीं इस रूट से भारत यानी स्वेज कैनाल रूट से करता था, जिसके विकल्प के तौर पे अगर ये जो बेन गुरियन नहर है ये बनती है तो इसका इस्तेमाल करके भारत वैश्विक स्तर पे अपना जो व्यापार है उसे बढ़ा सकता है। तो भारत के संदर्भ में भी देखें तो ये जो नहर है इसका खास महत्व है। इसके अलावा देखिए एक दो चीज़ें और आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है जिसके विकल्प के तौर पे जो इजराइल है उसने इस नहर को बनाने का प्रस्ताव कहें तो एक तरह से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। तो थोड़ा सा स्वेज कैनाल के बारे में भी देख लेते हैं। ये आपका स्वेज कैनाल है। कहीं ना कहीं इस कैनाल की बात करें तो ये पहली बार 1869 में 1869 में ये नहर कहें तो बनाया गया, या एक तरह से बनने के बाद ये खुला। इसको बनाने में लगभग 10 वर्ष लगे थे। आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व इसी से लगभग 120 मील लंबी ये स्वेज नहर है। इसके अलावा इसको बनाने में इस परियोजना पर लगभग 15 लाख लोगों कह सकते हैं कि जो लेबर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स, जो इंजीनियर हैं वो इसमें लगे थे। और इसका जो नाम है कहीं ना कहीं मिस्र का जो साउथ स्वेज जो नगर है, स्वेज जो सिटी है, उसी के नाम पर रखा गया था। मूल रूप से यहाँ पर अगर देखें तो इधर ये भूमध्य सागर है जो मेडिटेरेनियन सी है, और इसके दूसरे तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, कहीं ना कहीं ये जो कैनाल है ये जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पोर्ट सईद एक प्लेस देखने को मिलेगा और इधर आएंगे तो आपको स्वेज शहर देखने को मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है ये स्वेज कैनाल। रोजाना देखें तो लगभग 50 जो जहाज हैं वो यहाँ से डेली अप डाउन करते हैं, यहाँ से उनका आवागमन होता है। इसके अलावा देखें तो 30 मिलियन टन से भी अधिक जो माल है, जो कार्गो है, जो वेसल्स हैं, उनका आवागमन स्वेज कैनाल से होता है। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण कैनाल है। इसके अलावा देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है इसकी अवस्थिति वो इससे आप देख सकते हैं। जैसे पहले अगर बात करें भारत के संदर्भ में कि स्वेज कैनाल का जो महत्व है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि अगर यूरोप में जाने की बात करें तो अगर भारत से आप जाते हैं तो अफ्रीका के नीचे साउथ से घूमकर जाना पड़ता था, और इस तरह से लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी या कहें कि 4500 मील की डिस्टेंस हमें तय करना होता था। इसमें लगभग 9 दिन लगते थे। लेकिन जब से स्वेज कैनाल बन गई तो इस तरह से देखिए यहाँ से अरेबियन सी और ऐसे होते हुए गल्फ ऑफ अदन और फिर यहाँ से रेड सी होते हुए स्वेज कैनाल होते हुए जो भूमध्य सागर है वहाँ तक जो पहुँच है वो काफ़ी सहज, काफ़ी आसान और
कम कास्ट वाली हो गई। और इस कारण से देखें जो लगभग 7000 किलोमीटर अतिरिक्त जो डिस्टेंस तय करनी पड़ती थी, इसमें अतिरिक्त जो 9 दिन लगते थे वो जो समय था वो कम हो गया। तो इस कारण से देखें तो कहीं ना कहीं जो भारत है उसके लिए जो ये स्वेज कैनाल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं इसका विकल्प एक प्रस्तुत करेगी यहाँ पर बेन गुरियन नहर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों नहरों में एक खास विशेषता आपको अंतर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है, स्वेज जो कैनाल है इसकी जो गहराई है पूरे कैनाल की, इसकी जो चौड़ाई है इससे अधिक इसकी गहराई होगी। जो बेन गुरियन नहर है इसकी जो चौड़ाई होगी वो अधिक होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये एडवांटेज है। वर्ष 2023 की बात है जब एक बड़ा वेसल जिसकी चौड़ाई अधिक थी, लंबाई अधिक थी, गहराई अधिक थी, वो कहीं ना कहीं वो इस स्वेज कैनाल में फंस गया था, और इस कारण से लगभग 6 दिनों का जो आवागमन था वो पूरे इस कैनाल में बाधित रहा। और इस कारण से देखें तो भारत ही नहीं बल्कि कई सारे जो देश हैं जो कहीं ना कहीं इस वाटर वे से अपने कई सारे प्रोडक्ट्स या कहें इस तरह के जो आवागमन है उनके संचालित होते थे वो प्रभावित हुए थे। तो उस समय एक विकल्प हमेशा महसूस हुआ था कि अगर इसका कोई वैकल्पिक रूट होता तो कहीं ना कहीं ये जो आज समस्या है उसका समाधान प्राप्त हो जाता, और कहीं ना कहीं अगर अब ये बेन गुरियन नहर बनकर तैयार होती है तो ये उसका विकल्प हो सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है, इसके अलावा देखिए अगर हम स्वेज कैनाल की बात करें तो भारत के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 में जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इजिप्ट की यात्रा की थी, जो मिस्र है उसकी यात्रा की थी, और कई सारे जो अहम जो एग्रीमेंट हैं वो भी यहाँ पर साइन हुए थे। और उसके बाद देखें तो मिस्र ने ये कहा था कि जो स्वेज नहर है उसके इकोनॉमिक जोन में स्पेशल स्पॉट जो ऑफर है वो हम भारत को ऑफर करते हैं, लेकिन हम भारत से ये भी अपेक्षा करते हैं कि वो क्या करे कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कह सकते हैं कि निवेश भी इन्वेस्ट करे। तो ये दोनों के बीच में बात हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो नहर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले हमने बताया कि पूरे विश्व में जो टोटल ट्रेड होता है उसका लगभग 10 से 12% जो ट्रेड है वो अकेले इस कैनाल से होता है। इसके अलावा बड़े स्तर पे अगर हम भारत के अहमियत के दृष्टिकोण से देखें तो जो भारत है, भारत के लिए खाड़ी देशों से जो ऑयल है, जो नेचुरल गैस है, उनका यहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है, इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो यूरोपियन देश हैं, जो पश्चिम के देश हैं या जो अन्य देश हैं, उन देशों के साथ कई सारे जो आयात निर्यात हैं कहीं ना कहीं इसी रूट से भारत करता है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो ऊर्जा आपूर्ति के दृष्टिकोण से ये जो स्वेज कैनाल है वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो बेन गुरियन नहर है इसकी अवस्थिति क्या है, इससे जुड़ी हुई कह सकते हैं जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका लोकेशन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये किसका विकल्प प्रस्तुत कर सकता है, इसके निर्माण में कितना लागत आ सकता है, अगर ये बनता है तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है, और इसके निर्माण में कौन सी चुनौतियां हैं, और इसके साथ ही स्वेज कैनाल से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा इजराइल के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेन गुरियन नहर का संबंध है वो कहाँ से है, तो वो इजराइल से है। तो पहले ही हमने इजराइल की अवस्थिति के बारे में आपको दिखाया था कि इजराइल की जो अवस्थिति है वो भारत के सापेक्ष कहाँ है, तो भारत के पश्चिम में आप जाइए, अरब सागर से होते हुए गल्फ ऑफ अदन, रेड सी होते हुए जब भूमध्य सागर आप पहुँचते हैं उसके पूरब में ही एक छोटा सा देश आपको देखने को मिलेगा, वही इजराइल है। और इसी इजराइल का ये लार्ज मैप है। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अवस्थितियाँ हैं या जो लोकेशंस हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो जो इजराइल है ये मूल रूप से देखें तो पश्चिम एशिया का ये देश है। कहाँ का है, तो ये पश्चिम एशिया का देश है। इसके अलावा अगर देखें तो इसकी जो अवस्थिति है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है। और इसकी जो सीमाएं हैं आप देखेंगे नॉर्थ में लेबनान से लगती हैं, और अगर यहीं पर उत्तर पूर्व में देखें तो सीरिया से लगती हैं, और इसके पूरब में देखेंगे तो जॉर्डन से इसकी सीमा लगती है, और दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, और मिस्र का जो सिनाई पेनिनसुला है यानी कि सिनाई जो प्रायद्वीप है उससे क्या होता है कि उससे
इजराइल की सीमा लगती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके पश्चिम में पूरा भूमध्य सागर है और इसके अलावा यहीं पर आपको गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के अधिकार वाले क्षेत्र हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा भी देखेंगे तो जो यहाँ की राजधानी है जेरूशलम, इसके मध्य में अवस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे लोकेशन हैं, एक एक करके सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं देखें तो जो स्वेज कैनाल है, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सिनाई प्रायद्वीप है। ये देखिए, ये सिनाई पेनिसुला है। जो स्वेज कैनाल है ये क्या है कि एक तरफ मिस्र और मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप है उससे ये अलग करने का भी काम करता है। तो ये भी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इजराइल से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें तो जेरूशलम की हम बात करें, ये इसकी राजधानी है और प्राचीन शहर भी माना जाता है। कहीं ना कहीं ईसाई और मुस्लिम जो धर्म है उनके पवित्र स्थल के तौर पे इसे जाना जाता है। तो ये इसकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शहर के केंद्र बिंदु की बात करें तो ये केंद्र में ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कहें तो प्राचीन शहर है। यहीं पर ओल्ड सिटी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर इसके 4 बड़े इलाके हैं। अगर इलाकों की बात करें तो ये पूरा इसका मैप है, इसमें कुछ लोकेशन है जो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, यहाँ पर आएंगे चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर देखने को मिलेगा। ये जो प्लेस है खास तौर पे दुनिया भर में ईसाइयों के आस्था का केंद्र बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? तो यहाँ पर ईसाई समूह से जुड़े हुए कुछ खास मान्यताएं हैं। ये माना जाता है कि जो ईसा मसीह थे, जो यहाँ पर ईसा मसीह हैं, उनको सूली पर लटकाया गया था और यहीं से वे अवतरित हुए थे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुसलमानों का विश्वास है कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं उन्होंने मक्का से यहाँ की यात्रा की थी। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डोम्स ऑफ द रॉक एक प्लेस है, ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों है? तो ये यहाँ पर कुछ पत्थर भी है और मान्यता है कि जो मोहम्मद पैगंबर है वो यहीं से उन्होंने जन्नत की यात्रा की थी। तो ऐसे कई सारे जो आस्था के जो प्लेसेस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए गाजा पट्टी, जिसकी चर्चा हमने की थी कि कहीं ना कहीं जो बेन गुरियन नहर है वो कहाँ से गुजरेगी। तो पहले ये कहा गया कि इसके उत्तर से गुजरेगी, लेकिन ये भी एक अफवाह है कि लगातार गाजा पर जो अटैक इजराइल कर रहा है वो इस कारण से कर रहा है कि एक तरह से गाजा पूरी तरह से क्या हो जाए कि यहाँ पर जनसंख्या मुक्त हो जाए, जनसंख्या यहाँ हो ही ना, और यहीं से गाजा से होकर ये नहर गुजरे, जिससे क्या होगी कि जो डिस्टेंस 160 मील है वो कम हो जाएगी और इस कारण से बेन गुरियन जो नहर है इस परियोजना पर आने वाली जो लागत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, दूरी भी कम हो जाएगी। तो ये एक अफवाह है, तो ये यहीं से जुड़ी हुई है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो गाजा पट्टी है तो गाजा पट्टी आखिर है क्या। तो देखिए ये और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है और इसी का जो तटीय क्षेत्र है ये देखिए, इसी को हम गाजा पट्टी कहते हैं। ये क्षेत्र है, इस पर देखें तो फिलिस्तीन का अधिकार है और ये फिलिस्तीन के हिस्से के रूप में यहाँ पर अवस्थित है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो लगभग 41 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है वो समान नहीं है। आप कहीं कहीं देखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 किलोमीटर है और कहीं कहीं ये 12 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर गाजा पट्टी कहाँ पर है और इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण लोकेशन है, वो है वेस्ट बैंक। तो देखिए ये इजराइल है, इजराइल के लगभग आप देखेंगे मध्य में और जॉर्डन से सटा हुआ ये वाला जो येलो कलर से स्पॉट दिखाया गया ये क्या है, यही वेस्ट बैंक है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में देखें तो लंबे समय से इस प्लेस को लेकर विवाद चलते रहा है और ये खास तौर पे देखें तो उत्तर पश्चिम दक्षिण में ये तीनों तरफ से आप देखेंगे तो इजराइल से घिरा हुआ है, लेकिन पूरब का जो इसका क्षेत्र है वो किससे लगता है, तो वो जॉर्डन देश से लगता है। ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं देखिए ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया ये जॉर्डन नदी को दिखाया गया। तो मूल रूप से देखें तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में ही वेस्ट बैंक की अवस्थिति है और यहाँ ये जो वेस्ट बैंक है ये ऐतिहासिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा भी देखिए एक दो प्लेसेस हैं जैसे गोलन हाइट। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि आखिर गोलन हाइट है क्या। तो देखिए इसकी जो अवस्थिति है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये गोलन हाइट है और इसमें भी कई सारे पार्ट हैं। उनकी अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आप देखेंगे, ये आप
एक तरह से ये जो कलर है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर क्या है कि एक तरह से इजराइल का अधिकार है। कब से? तो 1967 से। लेकिन पहले ये क्या था कि ये सीरिया के अधिकार क्षेत्र में था, सीरिया का ही हिस्सा था। लेकिन अगर हम बात करें तो ये एरिया अंडर द इजराइल कंट्रोल सिंस 1967, ये बात कही गई है। इसके अलावा देखें तो ये बीच में जो येलो कलर से दिखाया गया, ये कहीं ना कहीं 1923 का ये बॉर्डर लाइन है, दोनों देशों के बीच में ये बनाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये क्या दर्शाता है? तो यूएन सुपरवाइज्ड एरिया सिंस 1974। तो ये जो यूनाइटेड कह सकते हैं नेशन है, उसके तहत ये सुपरवाइज्ड है। कब से? तो ये 1974 से है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो गोलन हाइट है, ये मूल रूप से देखें तो ये सीरिया का एक पूरा क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। ये क्या है? एक पहाड़ी और अपेक्षाकृत देखें तो उथला हुआ क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र कह सकते हैं। और इजराइल एक तरफ से देखेंगे तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन के साथ ये पूरा जो है ये सीमा साझा करता है। इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब दोनों देशों के बीच में, इजराइल सीरिया के बीच में खास तौर पे देखें 1967 में युद्ध हुआ, तो उस समय ये वाला जो क्षेत्र है इसे इजराइल ने सीरिया से छीन लिया था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर तेल अबीब याफो शहर है, जो कहीं न कहीं भूमध्य सागर के तट पर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं पोर्ट की अवस्थिति है। और ये कहीं ना कहीं इजराइल के दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक तटीय शहर है। और यहाँ पर अंदर आएंगे तो एक वाइट सिटी आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं जो यूनेस्को है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में वो शामिल है। कौन सा? तो यहीं पर आपको वाइट सिटी देखने को मिलेगा। वाइट सिटी ये क्या है कि जो यूनेस्को है उसके विश्व विरासत स्थल में शामिल है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक दो और लोकेशन है, जैसे गैलीली सागर है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये सी ऑफ गैलीली है, ये इसकी अवस्थिति है। आप देखेंगे कि एक तरफ आप इधर आएंगे तो इसके दक्षिण में ये जॉर्डन रिवर देखने को मिलेगा, ये जॉर्डन नदी इसी से होकर गुजरती है। तो ये इसकी अवस्थिति है। एक तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा आपका इजराइल वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आप आएंगे तो सीरिया और जॉर्डन वाला क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया सी ऑफ गैलीली। मूल रूप से देखें तो यहाँ पर जो ये जॉर्डन रिफ्ट वैली है उसी में ये अवस्थित है। और ये जो सी ऑफ गैलीली है इसके लिए जो जल का मूल स्रोत है वो जॉर्डन नदी है। इसके अलावा देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है संभवतः जॉर्डन नदी का जो जल प्रवाह है उसके द्वारा जो लावा निक्षेप है उसके द्वारा अवरुद्ध हो जाने के कारण ये पूरा जो यह इसकी अवस्थिति है, इसका जो निर्माण है वो उसी कारण से हुआ है। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण नदी है यहाँ पर जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन नदी की बात करें तो इधर जो लेबनान जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं से ये निकलती है और फिर आगे बढ़ते हुए ये आप देखेंगे तो इधर दो देशों के बीच में ये सीमा भी बनाती है। इधर इजराइल है, इधर जॉर्डन है, इन दोनों के बीच में ये सीमा निर्धारण का भी नदी काम करती है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 251 किलोमीटर है। और फिर आगे बढ़कर यहाँ पर आप देखिए जो डेड सी है, जो मृत सागर है, उससे आकर ये मिल जाती है। एक दो और लोकेशन है, जैसे मृत सागर की बात करें, जो डेड सी है ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये देखिए ये डेड सी है, वेस्ट बैंक से लगा हुआ है, इधर इजराइल से लगा हुआ है, इधर इसकी जो सीमा है वो जॉर्डन से लगती है। अगर डेड सी की हम बात करें तो डेड सी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका जो जल है, जल की जो सैलिनिटी है, जो लवणता है वो काफ़ी अधिक होती है। इसका जो जल है वो काफ़ी खारा होता है और इसी कारण से इस जल की जो उत्प्लवता है, जो बाउंसी है, वो काफ़ी अधिक है। और इसी कारण से ये कहा जाता है कि इसमें कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। और दुनिया के जो सबसे निचले सागर हैं उनमें ये एक है। समुद्र तल से इसकी जो गहराई है वो 400 मीटर मानी जाती है। इसके अलावा इसकी सैलिनिटी अधिक होने के कारण ये मूल रूप से देखें तो ये पूरा सागरी जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं जीवों और पौधों के विकास के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर यहाँ पर डेड सी है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो गाजा स्ट्रिप है और इधर जो सिनाई प्रायद्वीप है इजिप्ट का, इन दोनों के बीच में ये अवस्थित है। लगभग 14
किलोमीटर ये पट्टी है और 1979 के संधि के अनुसार देखें तो ये एक बफर जोन के रूप में यहाँ पर अवस्थित है। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा देखिए राफा क्रॉसिंग की बात करें तो मूल रूप से अगर राफा क्रॉसिंग की बात करें तो इसकी जो अवस्थिति है, अब देखिए ये गाजा स्ट्रिप है और गाजा स्ट्रिप के यहाँ जो राफा क्रॉसिंग है ये इजिप्ट का जो सिनाई पेनिसुला है उसी के सीमा पर अवस्थित है। तो फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है ये मूल रूप से फिलाडेल्फी जो रूट है उसी नाम से जाना जाता है। और इसके उत्तर में आप आएंगे तो भूमध्य सागर है, पश्चिम में आएंगे तो आपको सिनाई पेनिसुला देखने को मिलेगा, अगर पूरब में आएंगे तो आपको इजराइल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि ये इसकी अवस्थिति है राफा क्रॉसिंग की। तो ये आज का पूरा चर्चा था जिसमें हमने देखा कि बेन गुरियन नहर क्यों चर्चा में है और इसके साथ ही उससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे और इजराइल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोकेशन थे उन पर हमने चर्चा की। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, इजराइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इजराइल ने वर्ष 1947 के युद्ध में गोलन हाइट को सीरिया से छीन लिया था। दूसरा स्टेटमेंट है, जॉर्डन नदी गलीली सागर से होकर प्रवाहित होती है, अपवाहित होती है। और तीसरा है, जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन के बीच में सीमा निर्माण करती है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ए विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 2 और डी है 1, 2 और 3। तो आज के एपिसोड में हमने डिटेल से बेन गुरियन नहर और इजराइल और उसके साथ ही जो स्वेज कैनाल है उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।